स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं आर्टिकल 22। जैसा कि आपको पता होगा मैं आर्टिकल के सीरीज को करवा रहा हूं और आर्टिकल के सीरीज में मैंने आर्टिकल 21 तक बात किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, चीजें बहुत स्पष्ट रूप से और भी क्लियरिटी के साथ समझ आएगी। आज हम लोग आर्टिकल 22 जो कि आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग इसी को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें दरअसल प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ कि जब कोई अरेस्ट किया जाता है तो उसके कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से उसे अरेस्ट किया जा सकता है, क्या तरीके होते हैं। इन सारे पहलुओं को आज समझने का प्रयास करेंगे बहुत डिटेल में। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस आर्टिकल को लेकर कई सारे जो है डिबेट भी हैं। कई सारे जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट अपनी राय भी यहाँ पे व्यक्त कर चुका है कि भैया ऐसा है, ये आर्टिकल में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि हमारे देश में एक डेमोक्रेटिक में कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट तो कम से कम नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो अगर आप हाल ही में अगर देखें तो 2023 की रिपोर्ट है, 2023 की जो है उनकी जो है अपनी टिप्पणी है, उन्होंने बताया कि भैया ऐसा है कि ये जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल 22 में जो दूसरा हिस्सा है, अगर हम अरेस्ट की बात करें तो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरे को बोलते हैं इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक होता है दंडात्मक जो है निरोध और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं निवारक निरोध कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है दूसरा जो हिस्सा है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर जो है यहाँ पे लगातार डिबेट होता रहता है कि भैया ये एक डेमोक्रेटिक हमारे जैसे देश में क्या ये होना उचित है या नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अप्रैल जो है 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है राय व्यक्त की है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक प्रकार से ये जो हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं, ये दर्शाता है कि हम जो है ना कॉलोनियल माइंडसेट को, कॉलोनियल माइंडसेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो हम अंग्रेजों से जब जब हम अंग्रेजों के अंडर में हुआ करते थे, तो उसके बाद जब हम रिलीज हुए ना, तो उनके मानसिकता को छोड़ नहीं पाए। उसके मानसिकता को आज भी हम कैरी करते हैं, क्योंकि जब क्या होता था कि जब अंग्रेजों के जमाने में जब भी कोई उसका जो है विरोध करता था, जब भी उसके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट करता था, तो ऐसी स्थिति में क्या करता था, वो अलग अलग कानून के कई सारे कानून उनके पास थे, जिसके माध्यम से क्या करता था, वो जो है हमें जो है परेशान करने का प्रयास करता था। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, उसी से अगर आप बोलिए तो अंग्रेजों से ही हमने क्या किया है, इसको अपने संविधान में क्या किया है, एज इट इज उठा के रख लिया है। तो अगर हम देखें तो क्यों ऐसा हमने किया, इसके पीछे का क्या कारण है, हमने उस कानून व्यवस्था को क्यों आज तक हम ढोते हुए चल रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो उन्हीं सब पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इन्हीं सब हिस्सों को हम समझने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस नजर से देखता है यहाँ पे इस आर्टिकल के कुछ हिस्से को। तो हम इसी से जुड़ा हुआ ये सारी बातें आज समझने का प्रयास करेंगे, बारी बारी से सारे हिस्सों को देखेंगे। एक हिस्से में लोग देखेंगे अंडर जो ऑर्डिनरी लॉ है, जो सामान्य लॉ है, जो कि अरेस्ट से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो हिस्सा है, यहाँ पे इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यही जो है सारी चीजें आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं अगर बताऊं आपको, तो जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यहाँ पे एक कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है। जो उपनिवेशिक जो है जो यहाँ पे स्थिति थी हमारी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो वहां पे जो चीजें चल रही थी वो एज इट इज हमने क्या किया है, आगे बढ़ाया हुआ है। इसके पीछे का जब संविधान सभा से पूछा गया कि हम इसे क्यों ये आगे लेके चल रहे हैं, संविधान सभा ने इसका जवाब दिया कि इसको लेके चलने के पीछे का कारण ये है क्योंकि अभी अभी हमारा जो देश आजाद हुआ है ना, तो आजादी में हम जिस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के दो हिस्से हुए, एक पाकिस्तान बना, दूसरा भारत के रूप में। तो आपको पता होगा कि इसमें कई सारे कत्लेआम देखे गए, ऐसे तमाम तरह के लोग जो है, जो हमारे देश में कई सारे ऐसे लोग उत्पन्न हुए जिसमें क्या किया, भारत को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो ऐसी स्थिति में भारत को समेटना, भारत को एक मजबूत भारत का निर्माण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती उस समय हुआ करती थी। इसीलिए संविधान सभा ने सोच समझ के क्या किया, इसके कुछ हिस्से को जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको क्या किया, यहाँ पे रखने का प्रयास किया कि नहीं, अगर ये नहीं रखा गया तो हमारी स्थितियां और भी खराब हो सकती है। इसीलिए उस समय के परिस्थितियों को शांत करने के लिए इसको यहाँ पे लिया गया, लेकिन ये आज भी अलग अलग कानून के रूप में यहाँ पे विद्यमान है, जो कि आप देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, जैसा कि आपको पता है कि इसको लेकर ये डिबेट भी लगातार चलते रहता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये व्यवस्थाएं कितनी इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए है, नहीं है, उन सारे पहलुओं को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गिरफ्तारी, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो गिरफ्तारी, ठीक है, तो यहाँ पे जिसको हम लोग अरेस्ट कहते हैं या निरोध कह सकते हैं, ठीक है,
तो ये बेसिकली जो है दो प्रकार का है। तो ये बेसिकली जो है कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। तो सबसे पहले मैं बताऊं तो एक को जैसा मैंने आपको बताया प्यूनिटिव है, डिटेंशन, एक को बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। समझेंगे, सारे शब्दों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो एक हिस्सा हो गया जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं एक को बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगर हिंदी में अगर कही जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं दंडात्मक जो है, दंडात्मक निरोध, और दूसरे को हम लोग कहते हैं निवारक निरोध। अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए डिबेट इसको लेकर है। इसमें अगर हम देखें तो इसका हिस्सा जो जाता है, अगर देखें तो आर्टिकल क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल 22, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं, और इसी का हिस्सा जो है इसमें 7 क्लोज में जो है इसको बांटा गया है, 7 क्लोज दिए गए हैं। तो यहां पे देखें अगर तो 22(4) से लेकर 22(7) तक जो है वो इसको यहां पे इसके अंडर कवर होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के अंदर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आता है। और इसमें जो क्लोज दिए गए हैं वो 22 से लेकर 22(1) से लेकर 2 तक है, 22(2), यानी कि 2 ही यहां पे क्लोज रखे गए, बाकी एक जो बच गया बीच का हिस्सा जिसको बोलते हैं क्लोज 22 का थर्ड, ये अपवाद के रूप में है, ये एक्सेप्शन के रूप में है, जिसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये प्यूनिटिव डिटेंशन जो आप देख रहे हैं ये सामान्य है। ये सामान्य जो है, जो गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ जो आप आमतौर पे प्रावधान देखते हैं, ये उसके कैटेगरी में आता है, प्यूनिटिव डिटेंशन उसको कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे ना कि आमतौर पे जब किसी के ऊपर जो है आरोप सिद्ध हो जाता है तो जिस प्रकार से जो दंड दिया जाता है वो इसके तहत दंड दिया जाता है। या मान लेते हैं कोई अपराध होता है तो संदेह के आधार पर भी कई बार गिरफ्तार किया जाता है ना, कई बार जो है अक्यूज जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब जो है इसके भीतर आता है, चाहे वो संदेह, देखते हैं कि संदेह के आधार पे किसी को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रथम दृष्टया जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर दूसरा हम लोग बोलते हैं जिसको अक्यूज्ड कहते हैं, ठीक है, अक्यूज्ड कहते हैं। और अगर हम दूसरा देखें तो यहां पे अगर देखें तो जो इस पे आरोप सिद्ध हो गया है, जिस पे आरोप सिद्ध हो गया है, तो इसके तहत जो गिरफ्तारी होती है वो दरअसल कहलाती है, जिसको बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। हमें बेसिकली समझना इसको है, हालांकि हम लोग देखेंगे रेफरेंस के रूप में इसे भी जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें समझना डिबेट दरअसल इसी को लेकर है। क्योंकि एक आजाद भारत में, एक आजाद देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में एक ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर चलना कितना जो है तार्किक है या नहीं है, इस सारे डिबेटों को भी समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। वैसे आपको जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के जो है जो आए दिन जो है प्रतिक्रियाएं आती है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, क्यों ऐसी बातें वो कहते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार बीच में क्यों आता है, तो जैसा कि मैंने बताया कि संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है आर्टिकल 132 के तहत इसको मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को मिला हुआ है। इसीलिए हर एक बार क्या करता है वो अपनी प्रतिक्रियाएं जो है जाहिर करता है संविधान में जो भी बातें लिखी हुई है। अंततः मैं आपको फिर से बताऊं, कोई कुछ भी कह ले, संविधान में क्या लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है इसको स्पष्ट करने का जो अधिकार है वो किसको है, तो सुप्रीम कोर्ट को है। ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, आर्टिकल 132 के तहत उनको ये राइट मिला हुआ है, उनको व्याख्या करने का अधिकार है, इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पे एंट्री करता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या है, इस हिस्से को आज बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले यहां पे इन दोनों को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे 22(1) और 2 में यहाँ पे क्या कहता है, तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ये हिस्से यहाँ पे काम करते हैं। देखिए तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे प्यूनिटिव डिटेंशन की, ठीक है, तो इसमें कहा जाता है ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन आप जो देख रहे हैं ना, इसमें जैसे क्लोज फर्स्ट है, इसका क्लोज फर्स्ट 22 का क्लोज फर्स्ट है और 22 का क्लोज सेकेंड, ठीक है। तो इन दोनों को पहले समझ लेते हैं किस तरह की बातचीत है यहां पे। तो सबसे पहले कहता है कि जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, जब भी किसी को क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, उसको आधार बताया जाएगा कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। सामान्य गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, सामान्य गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो रीजन बताया जाएगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, ग्राउंड बताया जाएगा। उसे क्या किया जाएगा, उसके ग्राउंड बताया जाएगा कि भैया आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है। ठीक है, एक सामान्य गिरफ्तारी में यह प्रावधान है जो कि आर्टिकल 22 का क्लोज फर्स्ट कहता है। दूसरी बातें जो हमें समझाने का प्रयास करता है वो ये कहता है आप क्या कर सकते हो अपने रुचि के अनुसार, आप जो है क्या कर सकते हो अपने रुचि के अनुसार अपने वकील को हायर कर सकते हो, अपने वकील को हायर कर सकते हो, जिससे क्या होगा, वो आपके जो है आपको डिफेंड कर सके, आपको क्या कर सके, बचा सके। इसलिए एक तो बातें यहां पे कहता है कि आपको आधार बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। जैसा हमने बताया था ना आपको, एक मैंने वीडियो बताया हुआ था, बनाया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है ना एक ऑफेंस जो है ना के दो प्रकार होते हैं, एक कॉग्निजेबल होता है, एक जो है ना नॉन कॉग्निजेबल होता है। संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध के बारे में मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में, तो आप उसको जरा याद कर पा रहे होंगे। अगर आप फॉलो करते हैं इस चैनल को, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ था उसमें। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कि यहां पे आपको क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको अरेस्ट वारंट, अगर जनरल अगर अरेस्ट किसी को किया जा रहा है तो अरेस्ट वारंट जो है ना चाहिए होता है, दिखाना होता है किसको, जो आपके पुलिस आपके घर आ रहे हैं अरेस्ट करने के लिए, तो अरेस्ट वारंट दिखाना होता है, जो कि कौन जारी करता है, तो मजिस्ट्रेट जारी करता है, जो कि मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ था उस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये आधार बताना पड़ेगा, ग्राउंड बताना पड़ेगा कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी पक्ष जो है रुचि का, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जिसको आपको ठीक लगता है उसको आप एज ए वकील हायर कर सकते हो, जो क्या करेगा, आपके केस को देखेगा। यहां पे आर्टिकल 22(2) क्या कहता है, आर्टिकल 22(2) कहता है कि भैया जो है यहां पे आपको 24 घंटे के भीतर, आपको अगर गिरफ्तार कर दिया गया है, मान लेते हैं आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट का मतलब होता है नजदीकी, आप ध्यान रखिएगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को पेश करना पड़ेगा। ये आर्टिकल यहां पे 22 का हिस्सा 2 कहता है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर, और यहां पे ध्यान रखिएगा यात्रा को काउंट नहीं करते हैं, समझ पा रहे हैं, यात्रा को काउंट नहीं किया जाता है, बीच में अगर संडे वनडे पड़ गया तो उसको काउंट नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बेसिकली जो है यात्रा मान लेते हैं कि यहां से लेकर, मान लेते हैं कि किसी को गिरफ्तार किया गया किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे जंगल है, और वहां से मजिस्ट्रेट जो है जहां तक ले जाएंगे तो वहां के डिस्टेंस मान लेते हैं कि 3-4 घंटे लग गए, तो वो जो है यहाँ पे टाइमिंग कैलकुलेट नहीं होगी। ठीक है, उसको छोड़ के 24 घंटे देखे जाएंगे कि 24 घंटे के अंदर जो है उस व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया या नहीं। तो सबसे पहले यहां पे एक बातें समझ गए कि किसी भी अपराध, मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो एक तो रीजन बताना पड़ेगा भैया कारण क्या है, और दूसरा वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, रुचि के हिसाब से अपना यहाँ पे वो रख सकता है, वकील रख सकता है। और जो यहाँ पे क्लोज 22 का यहाँ पे सेकंड क्लॉज कहता है, वो कहता है कि 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पेश करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोई भी नियरेस्ट, ध्यान रखिएगा नियरेस्ट का मतलब नजदीकी होता है। तो ये हो गया यहाँ पे क्लोज सेकंड की बात हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं क्लोज थर्ड क्या कहता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज थर्ड किस तरह की बात करता है यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो 22 का क्लोज 22 जो है, इसका क्लोज थर्ड में अपवाद लिखा गया है। अपवाद किसका है, तो अपवाद फर्स्ट और सेकंड का है, यानी कि 22 जो क्लोज 22 का फर्स्ट है और यहाँ पे जो क्लोज 22 का जो सेकंड है, इन दोनों का यहाँ पे अपवाद रखा गया, एक्सेप्शन जिसको हम लोग कहते हैं, कि किन स्थितियों में ये जो 2 राइट आपको 3 राइट मिल रहे हैं ना, ये जो 3 राइट आपको यहाँ पे मिल रहे थे कि आपको आधार बताया जाएगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, रुचि आपकी बताई, रुचि के हिसाब से आपको वकील दिया जाएगा, यहाँ पे रुचि के हिसाब से क्या आपको मिलेगा, वकील आप हायर कर सकते हैं, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश करना है आपको, 24 घंटे के भीतर आपको पेश करना पड़ेगा। तो यहां पे ये अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, कहां पे, तो यहां पे जो आप देख रहे हैं अपवाद के रूप में जो यहां पे देख रहे हैं, तो 22(3) कहता है कि कुछ स्थितियों में आपको वो तीनों राइट्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि यहां पे कहता है एनिमीज अलाइन,
एनिमी अलायंस शब्द का मतलब यहाँ पे जो जिक्र किया गया है संविधान में, इसका मतलब होता है जो दुश्मन शत्रु जो देश है हमारे, मान लेते हैं कि जो हमारे शत्रु देश है, जो शत्रु देश है हमारे, यहां पे क्या कर सकते हैं हम जो है इसके साथ जो है ना ये वाली फैसिलिटीज आपको, ये जो व्यवस्थाएं आपको दी गई है वो वहां पे नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको वो 3 राइट्स मिल रहे थे ना, कौन कौन से, तो आप जो है ना आपको रीजन बताया जाएगा गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और दूसरा आपको रीजन के साथ साथ आपके रुचि के हिसाब से वकील मिल जाएगा, और साथ ही साथ 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के 24 घंटे के भीतर जो आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे इनको नहीं मिल पाता। ये शत्रु कौन होते हैं, इसका मतलब ये होता है, बहुत स्पेशली वहां पे क्लियर किया गया है, उस पर क्लियर किया गया है कि हम मान लेते हैं किसी के साथ हमारा वार चल रहा है, हमारा किसी के साथ मान लेते हैं किसी भी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये फैसिलिटीज उन सारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको समझाया था जब आर्टिकल की सीरीज को मैं करवा रहा हूं आपको, खासतौर से फंडामेंटल राइट में मैंने जिक्र किया था कि कई सारी आर्टिकल जो है ना केवल और केवल भारतीय जो नागरिक है केवल उनको मिला हुआ है, और कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें से भारतीयों के साथ साथ जो है मतलब व्यक्ति को भी मिला हुआ है, जिसमें व्यक्ति में विदेशी भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो राइट है, ये राइट न केवल जो है भारतीयों को, साथ साथ में विदेशियों को भी शामिल है, विदेशियों को भी मिला हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में यहां पे नहीं मिलेगा। जब किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर चल रहा हो तो इस स्थिति में ये राइट उनको नहीं मिल पाएगा, जो कि यहाँ पे साफ तौर से ये आर्टिकल 22 का क्लोज 3 कहता है कि हम मान लेते हैं किसी के साथ वॉर चल रहा हो और ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पे हो, तो वैसे व्यक्तियों को क्या होगा, यहाँ पे ये राइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे साफ तौर से स्पष्ट करने का प्रयास करता है ये आर्टिकल। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो एनिमीज जो हमारे अलाइज है उसके बारे में यहाँ पे कहता है। और एक चीज और कहता है, यहाँ पे कहता है कि मान लेते हैं किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पे हालांकि कहता है कि किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत, किसी भी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, तो वैसी स्थिति में भी क्या हो जाएगी, ये सब जो अधिकार आप यहाँ पे देख रहे हैं वो शायद ना मिले। तो यहाँ पे ये रीजन डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई बार जो है ये सारे अधिकार आपको ऐसी स्थिति में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्लोज 22 का 3 यहाँ पे कहता है, जो कि आपको समझ आ रही होगी। और इसी प्रकार से अगर हम देखें इसके बाद के अगर हिस्से को देखें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है अब जो है यहाँ पे जिसको हम लोग देख लें पहला हिस्सा, अब दूसरा हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। प्रिवेंशन डिटेंशन, ये जो दूसरा हिस्सा था जिसको मैंने आपको समझाया था कि कहां से कहां तक जाता है, तो क्लोज 22(4) से लेकर 22(7) तक जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्से को समझें अगर, तो यहां पे 22(4) के हिस्से को अगर समझा जाए, 22(4) के हिस्से को अगर समझे तो इसमें साफ तौर से कहता है कि इस कानून के तहत, मान लेते हैं इस कानून में किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत, किसी को मान लेते संदेह क्या, ये क्या करता है, फिर से मैं आपको समझाऊं कि ये आगे भविष्य में कुछ बुरा हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ी घटनाएं कोई घटित कर सकता है, ये केवल और केवल क्या हो रहा है उसको ये अनुमान है, ऐसा लगता है, इंफॉर्मेशन मिली है, मान लेते हैं भारत की जो एजेंसियां हैं उनको खबर मिला है कि यहां पे क्या हो सकता है कि कुछ व्यक्ति के द्वारा इस समय इस दिन जो है किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम में जो है ये अंजाम दिया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये गिरफ्तार करने का अधिकार दे देता है, जबकि ना उसने कोई एक्ट किया है, ना ही जो है किसी भी तरह का उसके ऊपर आरोप है, लेकिन बावजूद इसको वहां पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन डिटेंशन। इसका मतलब वो होता है निवारक निरोध, जो कि इसी का जो है यहाँ पे चर्चा चलता है कि ऐसा कानून हमारे देश में तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन संविधान सभा ने यहाँ पे रीजन स्पष्ट किया कि इसको क्यों रखा गया था। लेकिन जब रखा गया तो जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में केवल 1 साल के लिए रखा गया था। जब 1950 में ये कानून बना तो केवल 1 सालों के लिए रखा गया था, यानी कि 1951 में जो है ना कानून खत्म होने को था, कि ये एक 1950 में तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो है 1951 इसको खत्म करने की बात चली थी, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाया, और फाइनली जो है 19 साल के बाद 1969 में जो है ये कानून खत्म हुआ था। लेकिन बावजूद इसके उसका अलग अलग रूप में ये कानून आता चला गया। उसके बाद अगर आप देखें तो 1971 में जो है मीसा एक्ट आया, उसके बाद अगर देखें तो कॉफी पोसा करके एक एक्ट था 1974 में, उसके बाद अगर आप देखें तो एक और भी एक्ट आया जिसको हम लोग कहते हैं टाडा एक्ट आया 1985 में आया। तो इस तरीके से लगातार कानून जो है अपडेशन के साथ आता चला गया, जो कि आज भी अलग अलग रूपों में यहाँ पे ये विद्यमान है।
आता गया खत्म होता चला गया, आता गया खत्म होता चला गया, और इस तरीके से कानून जो है लगातार बना रहा। तो अगर हम देखें तो 22(4) में क्या आता है, 22(4) यहां पे साफ तौर से कहता है भैया ऐसा है कि कभी भी किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो 3 महीने तक लिमिट है। किसी को अगर ऐसी स्थिति में गिरफ्तार किया गया कि प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत, वो सामान्य, हमने तो बता दिया आपको कि सामान्य स्थिति में किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो वो क्या तरीके हैं सामान्य, जो कि आप सब जानते हैं कि किस तरीके से मान लेते हैं, कोई अपराध किया तो किस तरीके से अलग अलग जो आईपीसी के जो सेक्शंस लगते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जैसे आईपीसी का जो भी सेक्शन आपको मैंने बताया था कि आईपीसी में जो है मान लेते हैं कोई मर्डर करता है तो 302 लग जाएगा, अटेम्प्ट मतलब मर्डर करने का प्रयास करता है तो 307 लग जाएगा। इस तरह की तमाम तरह की बातचीत हमने करी हुई है अलग अलग वीडियोज में, ठीक है। अब 3 महीने तक यहां पे अगर देखें तो 3 महीने तक क्या है, यहां पे लिमिट दिया गया है, इसमें केवल 3 महीने तक आप रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा रखा जाए, 3 महीने से अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा रखें, इसके लिए एक काम करना पड़ेगा, एक एडवाइजरी बॉडी बनेगी। क्या बनेगी? एडवाइजरी बॉडी होगी, बोर्ड होगा, जिसके माध्यम से ही क्या किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। एक सलाहकार निकाय जिसको हम लोग कहते हैं, सलाहकार निकाय के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं आप, यहां पे इसके 3 महीने के जो डेट को है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर पाओगे। किसी भी व्यक्ति को मान लेते हैं ना, जैसा कि आपने सोचा, सरकार को ये राइट मिलता है, ये सरकार के पास ये अधिकार, इसीलिए तो सरकार के ऊपर ये आलोचना होता है कि सरकार इसमें मनमानी रवैये को अपना सकती है। ऐसे कानून के माध्यम से वो किसी को भी गिरफ्तार करवा सकती है, जैसा कि हमने देखा ही हमारे जब इमरजेंसी के पीरियड में जो मीसा एक्ट था, मीसा एक्ट के तहत जो है ना इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जिसको बोलते हैं द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटीज, जो था यहाँ पे एक्ट जो था, तो उसके माध्यम से क्या किया था इंदिरा गांधी ने, क्या किया था, कई सारे नेताओं को, जो विपक्षी दल का नेता था उसको क्या किया था, लगभग 2 सालों के लिए जेल में जो है बंद करवा दिया था। तो उसके बाद हालांकि सरकार गिरी थी, मतलब 1-2 साल के लिए, लेकिन फिर बाद में इंदिरा जी वापस से शासन में आए थे, वो अलग कहानी है। लेकिन फिर से मैं आपको बताऊं तो इसका कई बार दुरुपयोग भी किया गया है और ऐसा संभावना है कि आगे भी किया जा सकता है। तो इसीलिए ये कानून जो है बड़ा डिबेट में रहता है। ये जो है नियम, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है आर्टिकल का, ये इसीलिए जो है काफी ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे इसका यहाँ पे चर्चा होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो इसको अगर बढ़ाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, एडवाइजरी बोर्ड का सलाह लेना पड़ेगा। और एडवाइजरी बोर्ड किससे बनेगा, तो हाईकोर्ट का जो जज होगा ना, जो हाईकोर्ट का जो जज होगा, हाईकोर्ट का जज क्या, जो रिटायर्ड हो गया है, मान लो तो कोई रिटायर है या प्रेजेंट में अभी है, या रिटायर हो चुका है, या फिर जो इसकी एलिजिबिलिटी रखता हो। एलिजिबिलिटी का क्या मतलब होता है, बनता कौन है, जज कौन बनता है हाई कोर्ट का, वही बनता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है वकील के रूप में, तो वही अंततः बनता है। तो जो उसके लिए एलिजिबल हो, उसके लिए जो एलिजिबल होगा, जो मतलब ये जो हाई कोर्ट का जज बनने का जो काबिल होगा, वह भी क्या हो सकता है, यहाँ पे इसके अध्यक्षता कर सकता है। और उसके अध्यक्षता में एक बोर्ड बनता है, या तो रिटायर्ड हो, या फिर जो है प्रेजेंट में काम कर रहा हो, या फिर उसका एलिजिबल रखता हो, यानी एलिजिबिलिटी रखता हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये इसके अध्यक्षता में, इनके अध्यक्षता में क्या बन सकता है, एक बोर्ड बनेगा जिसको बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड। और जो है इसके माध्यम से तय होगा ये जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, और ध्यान रहे ये 3 महीने से पहले हो जाना चाहिए, 3 महीने तक ये अंतिम लिमिट है। 3 महीने के बाद किसी व्यक्ति को आप ऐसे बंद नहीं रख सकते हैं, छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये सच में कोई बड़ा क्राइम को अंजाम दे सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा, आपको ये एडवाइजरी बोर्ड का सलाह लेना पड़ेगा कि क्या भैया इसको जो आगे यहाँ पे रखना चाहिए जेल के अंदर। तो अगर ये सलाह देता है कि हाँ रखना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके डेट को बढ़ा सकते हो, अन्यथा नहीं। एक और कंडीशन है, दूसरा तरीका है कि इसको भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे 22 का क्लोज 7 देखेंगे ना, तो इसमें जो ए और बी है, इसका ए और बी है, इसमें कहता है, इसके हिस्से में कहता है कि संसद द्वारा, अगर संसद द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है, तो संसद के द्वारा कानून बना ही दिया, संसद में ही कानून बन गया है कि 3 महीने से ऊपर का होगा, तब यहां से एक लिमिट चलता है कि भैया यहां पे क्या हो सकता है, इसके 3 महीने से ज्यादा दिन तक किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है अगर संसद ने ही कानून बना दिया। तो 2 तरीके हैं, एक तो किसी एडवाइजरी बॉडी जो यहाँ पे बनेगा, एडवाइजरी बॉडी किसके निर्देशन में बनेगा, जैसा कि मैंने बताया हाईकोर्ट का या तो रिटायर्ड जज होना चाहिए, या फिर जो है या प्रेजेंट में होना चाहिए, या फिर एलिजिबल होना चाहिए उसके लिए। और उसके माध्यम से ही क्या होगा, यहाँ पे जो है आप इसको दे सकते हैं, इसके डेट को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये किया जा सकता है। इसके बाद अगर देखें तो इसके 5वें हिस्से में अगर देखें तो 5वें हिस्से में क्या बात करता है,
इसके जो क्लोज 22 का अगर 5 हिस्सा देखें, 5वां हिस्सा देखें, तो इसमें कहता है कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना हो, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करना हो, तो चाहे वो प्रिवेंशन डिटेक्शन के तहत ही क्यों ना हुआ हो, प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन इसकी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको राइट देना पड़ेगा। कौन सा राइट? तो इसको एक राइट देना पड़ेगा कि वह भी क्या करे, अपने ग्राउंड को जाने, रीजन को जाने कि क्यों इसको गिरफ्तार किया गया है। ग्राउंड जान सकता है, इसको जानने का अधिकार है। इसको जानने का अधिकार है। यहाँ पे आपको यह अधिकार इनसे नहीं छीनना चाहिए। तो यह जो है यहाँ पे कौन कहता है, आर्टिकल 22 का क्लोज 5 यहाँ पे समझाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से अगर देखें तो आर्टिकल 22 का अगर 6 क्लोज की अगर बात करें तो 6 में भी कहता है, 6 में बताता है कि भैया इसको भी अपील करने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे राइट्स मिलते हैं इसको, ये सारे जो राइट्स मिल रहे हैं ना, किसके तहत मिल रहे हैं? तो आर्टिकल 22 का 6 क्लोज कहता है कि वो अपील कर सकता है, और साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे ग्राउंड उसको जानने का अधिकार है, और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन का भी अधिकार यहाँ पे आमतौर पे मिल जाता है, जिसको यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो ये कुल मिला के किसको मिल रहा है? जिसको प्रिवेंशन डिटेक्शन के तहत जो है ना गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से सारे के सारे यहाँ पे राइट्स इनको मिल जाते हैं। अगर हम देखें तो प्रिवेंशन, जैसा कि मैंने बताया ना कि प्रिवेंशन जो एक्ट था, प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट जो है, जैसा कि 1950 में जब लागू हुआ तो फाइनली जो है ना 1 साल में ही इसको खत्म करने की बात कही गई थी, लेकिन खत्म नहीं हुए तो 1969 में हुआ। इसके बाद जो तमाम तरह के जो और भी जैसे मीसा जैसा एक्ट आया, मीसा को लेकर जो है ना बड़ा डिबेट रहता है। मीसा को लेकर कहा जाता है कि मीसा एक्ट जो है ना, जब ये इसके तहत जो है ना लालू प्रसाद भी जो है उस समय जो है ना विपक्ष के नेता हुआ करते थे, तो ऐसी स्थिति में जो है ना लालू जी को भी गिरफ्तार किया गया था। कई सारे नेता थे, उनमें से लालू जी भी थे। तो उन्होंने इसको यादगार बनाने के लिए कहा जाता है कि अपनी बेटी का नाम भी क्या किया था, उन्होंने मीसा रख लिया। तो उनमें से उनकी जो बेटियां हैं उनमें से एक बेटी का नाम जो है मीसा है, जो कि उसी समय जो है जन्म ली थी, जो कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने बताया कोफी पोसा हो गया, ठीक है, और इस प्रकार से जो ना कई सारे एक्ट जो आते गए, टाडा एक्ट हो गया, ये तमाम तरह के एक्ट जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे आते चले गए। किसमें, किसको लेकर? तो यहाँ पे इसको लेकर, डिटेंशन को लेकर, ठीक है, ये 1985 में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम तरह के जो है या आफ्सपा जैसे कानून जो है, ये तमाम तरह के कानून जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते चले गए। और किसको लेकर? तो प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट को लेकर, जो कि आप समझ सकते हैं। तो ये सारे कानून जो है बहुत डिटेल में कभी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन बेसिकली मेरा जो पर्पस है आपको समझाने का कि ये दरअसल आर्टिकल हमें क्या समझाने का प्रयास करता है। इसके बाद अगर देखें अंतिम, अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कहता है आर्टिकल 22 का क्लोज 7 ये बताने का प्रयास करता है हमें कि किस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया, इसके हिस्से क्लोज फर्स्ट अगर ए और बी की बात करें तो ए में कहता है क्या? बिना एडवाइजरी के, बिना एडवाइजरी बॉडी के या बिना एडवाइजरी बोर्ड के ये क्या कर सकता है? यहां पे इसके 3 महीने का जो डेट था ना प्रिवेंशन का, यानी कि 3 महीने का जो डेट था कि किसी व्यक्ति को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया कि भविष्य में कुछ क्राइम कर सकता है, ऐसी स्थिति में 3 महीने से डेट बढ़ा के ये क्या कर सकता है? यहाँ पे डेट बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती थी? तो एडवाइजरी बॉडी की। कहां पे पता चलता है? तो यहां से, जो कि मैंने आपको समझाया, यहां से एडवाइजरी बॉडी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैंने डिटेल में समझाया। तो यहां पे कहता है कि बिना एडवाइजरी बोर्ड के ये 3 महीने से डेट को बढ़ाया जा सकता है यदि क्या करेगा? यहां पे कानून बना दिया जाएगा। कौन कानून बनाएगा? तो यहाँ पे संसद कानून बना सकता है। ये किसको राइट है? तो पार्लियामेंट यहाँ पे क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में कानून बना सकता है, जो कि यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास करता है ये आर्टिकल। तो अगर पार्लियामेंट ही कानून बना दिया तो यहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड की क्या मतलब भूमिका रहेगी, आपको पता ही है। तो कुल मिला के एक हमारे पास अधिकार है यहाँ पे कि अगर संसद ने ही, यहाँ पे पार्लियामेंट ने ही क्या किया, यहाँ पे कानून बना दिया कि 3 महीने से ज्यादा का समय जो है किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है, ऐसे में प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है, तो वो जो है केवल और केवल संसद ही कानून बना सकता है। या तो अगर हमें डेट बढ़ाना हो, अगर वैसे प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के तहत जो प्रिवेंशन डिटेंशन में किसी को गिरफ्तार किया गया है, जैसा मैंने ये बताया ना आपको, अगर इसके तहत जो है किसी को अगर गिरफ्तार किया गया है, तो दूसरा तरीका क्या होता है? प्रिवेंशन डिटेंशन के रूप में अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है निवारक निरोध के रूप में, ऐसी स्थिति में एडवाइजरी बॉडी का जरूरत पड़ता है।
एडवाइजरी बोर्ड, दो ही तरीका है, या तो एडवाइजरी बोर्ड हो गया जो कि इसके समय को बढ़ा सकता है, या दूसरा संसद जो है जो कि बढ़ा सकता है। यही बातें यहाँ पे समझाने का प्रयास करता है। मैं पूरा का पूरा समराइज करने का प्रयास करता हूँ, तो पूरे के पूरे जो कानून में हमने जो समझने का प्रयास किया वो क्या क्या यहाँ पे समझने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले हमने समझाया आपको गिरफ्तारी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब होता है दंडात्मक निरोध और दूसरे को बोलते हैं निवारक निरोध। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्लोज 22 से लेकर कहां से कहां तक जाता है, तो इसमें दो क्लोज है, 22 का 1 और 22 का 2। इसमें जो है बताया गया 22(1) में कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके आधार को बताया जाएगा, वो अपनी रुचि के हिसाब से वकील को कर सकता है। 22(2) में बताया कि किसी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हैं, ये सामान्य कानून है, ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मली चलता है हमारे देश में, नॉर्मली जो गिरफ्तारी होती है, और इसको 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, नियरेस्ट नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ये तरीका है ये पूरा का पूरा प्यूनिटिव डिटेंशन का, ठीक है। दूसरा तरीका जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसमें 22 से लेकर 4 से 22(7) तक के क्लोज में यहां पे बात करती है। तो ये आर्टिकल हमें समझाने का प्रयास करता है। इसमें अगर हम देखें तो क्या कहता है, 22(23) में जैसे मैंने बताया अपवाद है। इसमें क्या होता है, किसी एनिमी, किसी का वॉर चल रहा हो तो वैसी स्थिति में उसको ये सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो आमतौर पे लोगों को मिल रहे थे। ये सारे राइट जो मिल रहे थे ना, कि अपने वकील अपनी रुचि का करेगा, आधार बताया जाएगा, या फिर जो मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, ये सारे जो है ना एनिमीज अलाइज के साथ नहीं होता है, जैसा कि मैंने रीजन के रूप में आपको समझाया। और अगर हम देखें तो इसमें प्रिवेंशन डिटेंशन में देखें तो इसका क्लोज 4 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें तो मैक्सिमम 3 महीने तक आप रख सकते हो, 3 महीने तक ही उसको क्या कर सकते हो, आप गिरफ्तारी अपने अंडर रख सकते हो। उसके आगे अगर रखना चाहते हो तो एडवाइजरी बॉडी होगी, किसके निर्देशन में होगी, तो हाईकोर्ट का जो जज होगा, हाईकोर्ट के जज या तो रिटायर्ड है, या तो प्रेजेंट है, या तो एलिजिबल है, इसके माध्यम से ही क्या हो सकता है, वो यहाँ पे उसको डेट को बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका क्या मैंने समझाया, दूसरा तरीका ये है कि संसद अगर कोई कानून बना देता है और उसमें ही कोई चेंज कर देता है, 3 महीने की स्थिति में ही कोई बदलाव कर देता है, तो वो एक तरीका है जिसके माध्यम से क्या कर सकता है, यहाँ पे इसको बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हम देखें तो 22(5) क्या कहता है, ग्राउंड बताना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है अगर प्यूनिटिव डिटेंशन के रूप में भी अगर उसको गिरफ्तार किया गया है, सॉरी प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में भी गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ पे उसको रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है। और छठा में क्या था, अपील भी कर सकता है। ये सारी बातें यहाँ पे ये राइट मिलता है किसको, यहाँ पे उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये तमाम तरह की बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और देखिए अगर 22(7) की अगर बात करें तो 22(7) क्या कहता है, बिना एडवाइजरी बोर्ड के ही क्या किया जा सकता है, उसमें डेट बढ़ाया जा सकता है, किसमें, या 3 महीने के डेट को बढ़ाया जा सकता है बिना एडवाइजरी बोर्ड के ही। क्यों, क्योंकि संसद उसमें कानून बना देगा। अगर संसद उसमें कानून बना दिया तो यहाँ पे आसानी से उसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये स्पष्ट रूप से आपको सारी बातें समझ आई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे ये बातें हमें समझाने का प्रयास करता है और इससे जुड़ा हुआ बातें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट कई बार इस पे कह चुका है कि भैया ऐसा कानून तो कम से कम जो है ना हमारे देश में किसको संकेत करता है। तो मैंने बताया कि इस तरह का जो कानून, जो दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको बताया, प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो मैंने हिस्सा बताया, ये संकेत करता है कि हमारे देश में जो है हम ये बेसिकली करता कुछ नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा शक्ति जो है ना एक सरकार को दे देता है कि आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो, पूरी की पूरी शक्तियां उसको दे देता है, जो कि पूरा सीधा का सीधा लिंक होता है कहां से, तो अंग्रेजों के जमाने में जो होता था सीधा हम वही उसी के स्वरूप को यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए आए दिन सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर टिप्पणी करते रहता है, अपनी राय व्यक्त करते रहता है। अब आगे इस आर्टिकल पे क्या सुप्रीम कोर्ट कोई नए स्टेप लेता है या किस तरह की बातें आगे रखता है, ये सब देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में ये सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।